तो ये कहानी है एक ऐसे मार्शल आर्ट गॉड की जिसका नाम चू फेंग है और बचपन से ही लोग इसे कमजोर समझकर इसे काफी ज्यादा बुली किया करते थे। इवन कि इसके पेरेंट्स को भी इसके लिए छोड़ा नहीं जाता, लेकिन हमेशा चुपचाप और सीधा साधा दिखने वाला हमारा मेन कैरेक्टर चू फेंग, इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक ताकत छुपी है। इसके बारे में इसे खुद भी नहीं पता। ये एक ऐसी ताकत है जिसे कि 9 कलर डिवाइन लाइटनिंग बीस्ट कहा जाता है, जो कि उसके ओरिजिन सोल के अंदर सील्ड है। और जब जब ये ताकत अपना जलवा दिखाती है तो अपना मेन कैरेक्टर चू फेंग एक बेरहम आशुरा गॉड बन जाता है। और जो भी उसे अपना दुश्मन बनाता है तो वो सिर्फ उससे बदले के नाम पर उसे मारता नहीं, बल्कि उसकी पूरी नस्ल मिटा के रख देता है। और नॉर्मल दूंगा की तरह इसकी कहानी सिर्फ एक प्लेनेट या फिर एक कॉन्टिनेंट पर सीमित नहीं, बल्कि ये तो दूसरे गैलेक्सीज में भी जाता है। इस दोनों में मार्शल आर्ट, रिवेंज, रोमांस, एक्शन, डीमंस, गॉड सब कुछ है। और सीजन 2 की जो एनिमेशन क्वालिटी है वो एकदम हाई लेवल की है, जिसे देखकर तुम्हें पक्का मजा आने वाला है। और अपकमिंग सीजन 2 के अंदर तुम्हें भर भर के प्लैनेटरी लेवल की फाइट से देखने को मिलेगी, जिसमें कि काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इससे पहले जरा प्रीवियस सीजन को थोड़ा सा जान लेते हैं। So, हमारी इस कहानी की शुरुआत में ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर चू फेंग को दिखाया जाता है, बेसिकली जो कि फाइट कर रहा था। और यहाँ पर वो अपने बारे में हमें बताता है कि कैसे जब से उसे आशुरा गॉड की पावर्स मिली है वो एक रूथलेस मॉन्स्टर बन चुका है। और उसके सामने जो कोई भी क्यों ना आ जाए, उसके पास कितनी ही पावरफुल टेक्निक स्किल्स क्यों ना हो, लेकिन चू फेंग के आगे वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। क्योंकि मैं चू फेंग, जिसके पास मार्शल गॉड आशुरा की पावर है, उसके आगे कोई कैसे टिक सकता है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि आखिर चू फेंग के पास ये पावर आई तो आई कहाँ से। तो कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले जियांग डायनेस्टी के एक एल्डर हॉल से, जहाँ पर यह प्रोफेसी की जा चुकी थी कि आज वो काली रात है जब एक हेवनली डाइटी यहाँ पे अपीयर होने वाला है। लेकिन ये लोग कंफ्यूज थे और इन्हें ज्यादातर ये लग रहा था कि जो हेवनली डाइटी है वो पैदा होगा। वहीं दूसरी तरफ तूफानी रातों में हमारा मेन कैरेक्टर किंगलोंग सेक्ट की तरफ टेस्ट देने के लिए निकल पड़ता है कि उसे अपनी फैमिली और पूरी दुनिया को साबित कर रहा था कि वो एक ट्रैश नहीं है। और उसे कहाँ पता था उसकी किस्मत यही से टर्न लेने वाली है। एक बहुत ही कड़ाकेदार बिजली आकर सीधा उसकी बॉडी को हिट करती है और जब उसकी आंखें खुलती है और वो कुछ समझ पाता, तब तक एक बहुत बड़ा सा मैसिव सा ड्रैगन भी उसकी ओरिजिन सोल में जाके समा जाता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास इतना टाइम कहाँ था कि वो हर एक चीज को प्रोसेस कर पाए। तो वो सीधा निकल पड़ता है सेक्ट की तरफ, जहाँ पर उसे कुछ लोग बुली तो करते हैं, लेकिन एल्डर सूरन आकर उसकी मदद करती है। और तभी यहाँ पर इन लोगों का टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग इन्हें एक केव के अंदर जाकर अपनी स्किल्स को दिखाना होगा। और जो भी सर्वाइव करेगा और फर्स्ट राउंड को हासिल करेगा, उसे 3 अलग अलग टाइप के रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। इसी के साथ फाइनली टेस्ट शुरू हो जाता है और चू फेंग भी उस केव के अंदर एंटर हो चुका था, जहाँ पर एक अनजान आवाज उसे लीड कर रही थी। और इस केव को ज़िगज़ैग केव कहा जाता है और यहाँ की हर एक चीज को बाहर के एल्डर बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। चू फेंग के माइंड के अंदर जो आवाज उसे लीड कर रही थी, इसका पता इन एल्डर्स को भी चल जाता है। अब चू फेंग फाइनली उसे रिवॉर्ड वाले सेक्शन में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर तो उसका काफी सारे जो बीस्ट थे वो इंतजार कर रहे थे और अब ये सारे बीस्ट उस पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पे ये एप बीस्ट जो है चू फेंग की हालत बहुत खराब कर देते हैं यार। यहाँ पर उसके पिटने की आवाजें बाहर तक सभी को सुनाई देती है, जहाँ पर एक एल्डर है जो कि कोर डिसाइपल गोंग युन से कहने लगते हैं कि वैसे मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुमने इस केव के अंदर एंट्री मारी थी और तुमने 30 से ज्यादा बीस्ट को निपटा के रख दिया था। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन एप बीस्ट का जो किंग होता है, अब वो यहाँ पर चू फेंग के ऊपर हावी होने लगता है। ऑलमोस्ट वो चू फेंग को मौत के मुंह में ढकेल देता है, लेकिन तभी चू फेंग को अपनी फैमिली और बाकी सबकी याद आती है और स्पेशली अपने फादर के बारे में सोचकर चू फेंग अपने पावर्स को गैदर करता है। फॉर द फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि उसकी जो मार्शल गॉड आशुरा है, उसकी हल्की सी पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके चलते इसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट नजर आता है और वो एक जोरदार किक सीधा इन सारे बीस्ट के किंग के पेट में जड़ देता है, जिसके चलते अब सबके सब ऑफेंड हो जाते हैं। लेकिन चू फेंग तो इनके सामने ही इनके एप किंग को ऐसे ठिकाने लगा देता है, लिटरली उसकी गर्दन को ही वो ऐसे उखाड़ देता है। और तभी बाकी के कॉम्पिटिटर्स भी इसी ओर आ जाते हैं और जब ये नजारा वो देखते हैं तो उनके होश उड़ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ फाइनली हमें पता चलता है कि जो चू फेंग है उसे यहाँ पे टॉप की पोजीशन मिल जाती है, जिसके चलते सारे एल्डर्स भी उसकी तारीफ कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चू फेंग अपने घर में था और वो ब्रेक थ्रू करने में लगा हुआ था, लेकिन इस दौरान उसके जो कजिन जो कि इससे जलते थे, वो लोग इससे बदला लेने के लिए इसी ओर आ रहे थे। यहाँ चू फैमिली का जो सबसे एल्डर वाला सन था, यानी कि चू ही, वो आते साथ ही दादागिरी दिखाते हुए कहता है कि जो भी तुम्हें रिवॉर्ड्स मिले हैं सबसे पहले मुझे दे दो, मुझे वो ग्रास और थंडर मूवमेंट्स वाले वो स्क्रोल मुझे दोनों चाहिए। अब इनके आने से पहले चू फेंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया था और यहाँ पे जैसे ही वो लोग उस पे हमला करने वाले थे कि तभी दूसरे बंदे को वो साइड से मसल देता है। ये देख कर तो चू ही के सुर ही बदल जाते हैं और जब चू फेंग उससे कहने लगता है कि हाँ तो आप कुछ कह रहे थे ना, जिस पे चू है यहाँ से निकलते हुए कहने लगता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बस यहाँ पे दिखाने आया था कि देखो हमारा भाई चू फेंग कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और मैं तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था। वो तो बस इससे पहले जो भी मैंने कहा ना वो छोटा सा मजाक है यार। अब वो अपने
एंड्रू को लेकर यहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन अगले ही दिन सबको लेकर वो इसके घर के आके डेरा डाल देता है और चू फेंग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज प्लीज हमें ज्वाइन कर लो। और यहाँ पे वो उन्हें मना करते हुए आगे निकल जाता है, लेकिन जैसे ही घर के बाहर कदम रखता है तो यहाँ पर सबकी भीड़ खड़ी थी कि तभी यहाँ पे यहाँ की सबसे पावरफुल अलायंस विंड अलायंस भी उसे इन्विटेशन देने आ गई थी कि वो उसे ज्वाइन कर ले। और ये जो विंड अलायंस के दो बंदे थे वो लोग चू फेंग के सामने काफी ज्यादा उछल रहे थे, लेकिन वो तो इनके मुंह पे मना करते हुए यहाँ से निकल जाता है सीधा अपने एलेक्सर कंपटीशन के लिए, जो कि यूलिंग सेक्ट में ही होने वाला था। और यहाँ पे जब वो फॉरेस्ट के अंदर जाता है तो यहाँ पर उसके माइंड में वो जो आवाज है वो वापस से उसे दूसरी जगह पे लीड करने लगती है और बस इतना कहती है मैं कौन हूँ इस बारे में भी तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, पर फिलहाल के लिए मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे फॉलो करो। और जिसके बाद तुम्हें काफी सारे रेयर हर्ब्स और एलेक्सर्स मिलेंगे। चू फेंग उसके बाद मान जाता है और वो उसे फॉरबिडन एरिया में ले जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये वही डिवाइन लाइटनिंग है जो कि उस दिन उस तूफानी रात पे इसके ऊपर गिरी थी। इसकी अपनी कॉन्शियसनेस है और फिर वो बताने लगती है कि इसी थंडर पावर ने तुम्हारी काफी बार मदद की है और जिसके चलते तुम उस कंपटीशन में भी टॉप पोजीशन को हासिल कर पाए। अब उसके अंदर की वो फीमेल वॉइस आगे कहने लगती है कि अब मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ और बाकी सब कुछ ना तुम्हारे हवाले है। पर तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो लेडी जिसका नाम सुमी है वो उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके ऊपर हमला करने का रीजन यही था कि उसने उसके अलायंस की बेइज्जती की है। बेसिकली इसकी जो एल्डर सिस्टर जो कि मिस सूरोंग है, चू फेंग के बारे में बताया था कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारी अलायंस को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन विंड अलायंस के मुंह पर तो हमारे चू फेंग ने मना कर दिया था। बस उसी वजह से मिस सूमी उससे बदला लेने यहाँ फॉरबिडन लैंड तक पहुंच चुकी है। इन दोनों के बीच बैटल होता है, पर तभी यहाँ पर एक घोंसली फिगर चू फेंग को नजर आता है, जो कि सिर्फ चू फेंग को ही नजर आ रहा था और तभी इन दोनों पे हमला करके ये इन्हें नॉकआउट कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो घोंसली फिगर है ये कोई बुरा इंसान नहीं था, बल्कि वो तो चू फेंग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका है उसके अंदर की इंसानियत को देखकर। तो वो खुशी खुशी यहाँ की जितनी भी हर्ब्स होती हैं वो सारी इसके पास इसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देता है और कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम वही चोजन पर्सन होगे। इसी के साथ जब यहाँ पे चू फेंग को होश आता है तो वो मिस सू को लेकर यहाँ से निकल जाता है और मिस सूमी की जो सिस्टर थी यानी कि एल्डर सू, उसे तो इन दोनों पे शक होता है और जब इन्हें पता चलता है कि ये दोनों जो है फॉरबिडन एरिया से जिंदा बाहर आए हैं तो उसके होश उड़ चुके थे। पर तभी चू फेंग यहाँ पे बात को मैनेज करते हुए निकल जाता है और यहाँ पे उसे अपने कजिन से पता चलता है कि उनकी फैमिली के ऊपर हमला हो गया है। तो अब ये सभी लोग मिलकर उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और यहाँ पे पता चलता है कि जो कोशन टाउन है जहाँ से चू फेंग बिलोंग करता है, इनके ऊपर जो इनके नेबर टाउन है सुजुकी टाउन, इनके बीच जंग छिड़ चुकी है और इन दोनों ही टाउन के जो डिसाइपल्स हैं उनके बीच में बैटल होगा और जो भी सबसे ज्यादा राउंड से जीतेगा वो पूरा का पूरा टाउन अपने नेबर टाउन पे रूल करेगा और जो मर्जी चाहे उनके साथ वो कर सकता है, एक तरीके से इन्हें अपना स्लेव बना लेगा। और सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों टाउन की जो लीडर फैमिली है यानी कि जी फैमिली और जो चू फैमिली है ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, जहाँ पे चू फेंग का फादर जी फैमिली के लीडर के बेटे टियान के साथ फाइट कर रहा था और तब तक यहाँ पे चू फेंग बहुत ही कूल वे में एंट्री मारते साथ ही एक सिंगल स्ट्राइक से ही इसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद इसका सामना एक 7 स्टेज के कल्टीवेटर से होता है, लेकिन उसे भी वो उसे एक मुक्के में ही ढेर कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जी फैमिली का एल्डर जो था वो अपने बेटे की इस हार पे बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जैसे ही वो हमला करने जाता है यहाँ पे सिंगल किक से ही चू फेंग इस मुकाबले को ही खत्म कर देता है। अब यहाँ पे सब लोग इसी बात से हैरान हो रहे थे कि ये लड़का जो अभी सिर्फ 5th स्टेज का कल्टीवेटर है, आखिर वो एक 7 स्टेज के कल्टीवेटर उससे हायर लेवल के बंदों को कैसे ठिकाने लगा रहा है। अब ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है और चू फेंग अपने घर वापस आ जाता है यानी कि ल्यूमिंग सेक्ट के पास। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस सू जो कि अपने बाकी दोनों बंदों के साथ चू फेंग को वापस इनवाइट करती है और वो इस बार मान जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका जो भाई था लियन नाम के बंदे ने बहुत बुरी तरीके से बुली किया है और साथ ही इसके दूसरे कजन भाई की मरीडियंस को ही इन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके चलते अभी चू फेंग को काफी गुस्सा आता है। अब वाइन अलायंस के वो दोनों भाई जो है वो चू फेंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चू फेंग सीधा पहुंच जाते हैं ल्यूमिंग के पास जो कि यहाँ पर चू फेंग के भाई और उसके पास मौजूद लेडी को बुली कर रहा था। लेकिन तब तक चू फेंग यहाँ पे आ जाता है और बुरी तरीके से इन लोगों की वो मार लगा देता है, जिसके बाद उसका ग्रैंडफादर जो कि यहाँ पे उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन एल्डर लू के सामने ही वो उसके पोते के मरीडियंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखते साथ ही एल्डर लू उसे सजा देने के लिए सीक्रेट चैम्बर में ले जाते हैं, लेकिन तब तक मिस सू में अपने एल्डर सिस्टर को लेकर वहाँ पहुंच जाती है उसे बचाने के लिए, जिसके बाद वो लोग उसे बचा लेते हैं। और मिस सू यहाँ पे अपने एल्डर सिस्टर से अपने मिशन के बारे में बात करी थी कि इन्हें एक त्यामू रियलम के कॉफिन को ले जाना है, जिसमें कि चू फेंग इनका साथ देगा। अब ये लोग उस टाउन के सफर में निकल जाते हैं, लेकिन तब तक एक असासिन इनका पीछा कर रहा था। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम उसी टाउन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं और एक ओल्ड मैन यहाँ पे चू फेंग को नजर आता है, जिसके फोरहेड पर एक अजीब सा मार्क बना था। और जब चू फेंग उसे पास से ऑब्जर्व करने के लिए उसके करीब जाता है तो तब तक ये बंदा उसके हाथ को पकड़कर उसके अंदर फायर पावर को डालना शुरू कर देता है। और जैसे ये ओल्ड मैन चू फेंग की आंखों में देखता है तो डर के मारे पीछे हटने लगता है और कहने लगता है कि प्लीज मुझे
माफ कर दो, तुमने जो कुछ भी बताया है मैंने सब कुछ कर लिया है। ये कहते हुए वो यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। ये सभी कंफ्यूज थे, लेकिन फिलहाल के लिए ये लोग टाउन के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर इन्हें काफी सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। तभी यहाँ पे ल्यूजो नाम का एक बंदा, जो कि मिसूमी के क्लैन का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, वो यहाँ पे अपने साथियों के साथ मिलकर इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन चू फेंग तो अकेले ही सभी को निपटा के रख देता है, जिसके बाद वो इन सभी को यहाँ पे छोड़कर सीधा पहुंच जाता है लास्ट चैम्बर की तरफ, जहाँ पर एक ओल्ड मैन जो कि लिू जेंग का मास्टर है और वही मिस्टीरियस असैसिन, दोनों यहाँ पर एक क्रिस्टल के लिए फाइट कर रहे थे। और चू फेंग को वो वॉइस बताने लगती है कि अगर तुमने इस चीज को हासिल कर लिया तो इसके जरिए से तुम हवा में फ्लोट कर पाओगे। अब चू फेंग पलक झपकते ही सीधा उस टेक्निक पे अपना हाथ साफ कर लेता है, जब ये दोनों फाइट करने में बिजी थे, जो देखकर इन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ पे चू फेंग जैसे ही उस टेक्निक को वहाँ पे मास्टर करने बैठता है, तो अचानक से उसे इतना बड़ा झटका लगता है कि वो खुद की सीएफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे वो थंडर ड्रैगन नजर आता है, साथ ही एक बहुत बड़ा सा पर्पल एग भी, जिसके अंदर से उसकी आवाज आ रही थी। और वो आवाज उसे बताने लगती है कि मेरा नाम क्वीन है और मैं वही आवाज हूँ जो कि तुम्हें अब तक गाइड करती हुई आ रही है। कि तभी यहाँ पे उसे होश आ जाता है, और वो जो असैसिन था वो ये देख के हैरान था कि इस टेक्निक ने ऑलरेडी इसे अपने ओनर के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो जिसकी वजह से वो फाइट करना छोड़ के यहाँ से चला जाता है। और तभी ये ओल्ड मैन चू फेंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तब तक वही अजीब सा ओल्ड मैन यहाँ पे आते साथे इस बंदे को गर्दन से पकड़ लेता है, जिसकी आंखों में फायर पावर थी, और वो कहने लगता है कि खबरदार जो तूने इसे हाथ लगाया। अगले पल वो अपनी फायर पावर का यूज करता है, जिसके चलते यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। मिसूमी को उसके दो टीममेट्स से सीधा उसे पकड़ के बाहर ले जाते हैं, और इस दौरान इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है यहाँ पर मिसूमी समेत बाकी के लोगों को भी लग रहा था कि शायद चू फेंग मारा जा चुका है। पर तभी चू फेंग तो मलबे के बीच से बहुत सही सलामत बाहर आता है। उसे देखकर साथ ही मिसूमी उसे टाइटली होल्ड कर लेती है, जो देखकर चू फेंग थोड़ा ब्लश करने लगता है। इसी के साथ हमें वापस से चू फेंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उन सारी स्पिरिचुअल बीट से ब्रेक थ्रू करने में लग जाता है। लेकिन इतने घंटों की प्रैक्टिस करने के बाद और ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा स्पिरिचुअल बीट्स को कंज्यूम करने के बाद भी वो बस युआनबू रियलम के बस अर्ली स्टेज पे ही पहुंच पाया। पर तभी फिलहाल के लिए वो जैसे तैसे खुद को मोटिवेट करते हुए निकल पड़ता है टैलेंट टेस्ट के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब चू फेंग की बारी आती है तो जैसे वो उस पिलर को टच करता है तो कोई भी लाइट इमिट नहीं होती, जिसके चलते सभी इसका मजाक उड़ाते हैं और वो निराश होकर यहाँ से जाने लगता है। पर एल्डर बताने लगते हैं कि चिंता मत करो, तुमने वैसे भी एंट्रेंस एग्जाम देकर टॉप की पोजीशन हासिल की है, इसलिए तुम ऑलरेडी एक इनर डिसाइपल हो। पर चू फेंग को तो यहाँ पे अपना लेवल जानना था, और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो पर्पल है। चू फेंग तो निराश होकर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे हम उस पिलर के बिल्कुल टॉप का सीन देखते हैं, जहाँ पर पर्पल कलर की लाइट हल्की सी इमिट हो रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूलिंग सेक्ट का एल्डर जब ये नजारा दूर से देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसे कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है कि कहीं ये वही चोजन पर्सन तो नहीं। इस दौरान हम देखते हैं कि सारे इनर डिसाइपल्स को वेलकम करने के लिए यहाँ पर जो कोर डिसाइपल है यानी कि चीफ डिसाइपल गोंग युआन वो पहुंच जाता है, लेकिन सभी लोग इसे सर झुका के इज्जत तो देते हैं, लेकिन यहाँ पे चू फेंग उसे कोई खास इज्जत नहीं देता। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी मिसूमी का जो वाइल्ड अलायंस था यानी कि जो 3 लोगों का छोटा सा ग्रुप था, उसका जो बैज उसने पहना हुआ था उस पर यहाँ पे गोंग युआन की नजर पड़ जाती है, और वो यहाँ पर उसका मजाक उड़ाते हुए उसके उस बैज को क्रश करने को जाता है। और जो देखकर यहाँ पर चू फेंग की सटक जाती है और वो उससे रोकने की कोशिश करता है, और गोंग युआन तो उसे पकड़ते साथ ही जमीन पे पटक देता है और कहने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ मेरी बात को सबको फॉलो करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ का चीफ डिसाइपल हूँ। अब यहाँ पे ये सुनना ही था कि तभी चू फेंग उसके मुंह पे थूक देता है, जिसके चलते यहाँ पर इसे और गुस्सा आता है और गोंग युआन उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन चू फेंग भी पलटकर अपने आश्रो गॉड की पावर को हल्का सा यूज करते हुए इस पे पलट के अटैक करता है, जिसका इम्पैक्ट उसे भी फील होता है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे पे डेडली अटैक करने जाते हैं तो यहाँ पे बीच में एक एल्डर आकर गोंग युआन की फटकार लगा देते हैं, और तभी यहाँ पर चू फेंग को डिफेंड करते हुए कहने लगते हैं कि बस इस लड़के को तुम्हारे जितना वक्त मिल जाए, फिर ये तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बन जाएगा, बस तुम इसे 10 साल जितना टाइम दे दो। लेकिन यहाँ पे चू फेंग कहता है कि 10 साल नहीं, मुझे बस 1 या 2 महीने का ही टाइम चाहिए, फिर मैं वादा करता हूँ कि यहाँ मौजूद जितने भी डिसाइपल्स हैं मैं उन सभी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल बन जाऊंगा। अब यहाँ पे चीफ डिसाइपल गोंग युआन उसे कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें 1 साल का टाइम देता हूँ, और अगर तुमने मुझे हरा दिया ना तो फिर मैं अपनी पोजीशन तुम्हें दे दूंगा, और अगर नहीं हरा पाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ पे इनके बीच शर्त लग जाती है, और फिर मिसूमी यहाँ पे चू फेंग को अपने बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करती है। लेकिन उससे पहले चू फेंग निकल पड़ता है अपने फादर की तरफ, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर एग्जैक्टली चू फेंग कहाँ से बिलोंग करता है और उसका ओरिजिन क्या है। अब यहाँ पे अपने फादर के पास जाकर वो सारी बात बता देता है कि कैसे टॉम में उसकी मुलाकात एक बैगर से हुई जिसके फोरहेड पर फ्लेम मार्क था। चू फेंग का फादर उसे बता देता है कि मेरे बच्चे, असल में ये वही इंसान है जो कि उस तूफानी रात में मेरे हवाले तुम्हें सौंप के चला गया था, और उसने बस मुझसे इतना ही पूछा कि क्या मेरा सरनेम चू है। मैंने सच बता दिया और इसने तुम्हें मुझे सौंप दिया। अब इससे पहले कि उसका फादर कुछ कह पाता, अचानक से वो अनकॉन्शियस होकर यहाँ पे गिर जाता है, और तभी एक मिस्टीरियस सा म्यूजिक उसे सुनाई देता है, और जैसे ही वो बाहर आता है तो बाहर वही असासिन मौजूद था। यहाँ पे चू फेंग उसे देखकर पहचान नहीं हुआ था और पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो।
हो, लेकिन जैसे ही वो अपना चेहरा दिखाता है तो वो समझ जाता है कि ये वही बंदा है। फिर वो बताने लगता है कि डरो मत, मैं तो तुम्हें यहाँ पे अपना डिसाइपल बनाने आया हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम से तुम्हें फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ और तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो मैंने देख लिया है। यहाँ पे चूफेंग कंफ्यूज था कि ये सच भी बोल रही है झूठ, लेकिन जब वो अपने पास से एक स्क्रोल को दिखाता है जो कि बेसिकली आर्ट ऑफ चार्म था, और इसे देखते साथ ही चूफेंग उनका डिसाइपल बनने के लिए मान जाता है। लेकिन यहाँ पे मास्टर एक शर्त रखते हैं कि चूफेंग को हर हाल में इस टेक्निक को मास्टर करना होगा, वो भी 1 महीने के अंदर, वरना उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि ये जो मास्टर थे वो तो यहाँ पर इसे ट्रिक करने के लिए इस बात को सामने रखते हैं, लेकिन चूफेंग तो फिर भी मान जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि चूफेंग एक केव के पास पहुंच चुका था उस टेक्निक को 1 महीने के अंदर मास्टर करने के लिए, जहाँ पे वो सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जैसे ही जाता है तो उसे वापस से क्वीन उसे अंडे के अंदर नजर आती है। अब क्वीन से बात करते हुए चूफेंग को पता चलता है कि असल में उसके पेरेंट्स ने उसके बॉडी के अंदर इसे सील किया है, और पिछले 15 साल से ही चूफेंग की बॉडी के अंदर क्वीन पूरी तरीके से सील थी और वो साइलेंटली उसे ऑब्जर्व करती हुई आ रही है। अब यहाँ बातों बातों में जैसे वो उस अंडे को टच करता है वो अंडा पूरी तरीके से क्रैक कर जाता है और क्वीन उसके अंदर से बाहर आ जाती है, जो कि एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी, जो कि यहाँ पर आते साथ ही मिनटों में ही वो जो टेक्निक था चार्म आर्ट उसे पलक झपकते उसे वो फ्यूज कर देती है चूफेंग की बॉडी के साथ, जिसके चलते वो उसने मिनटों में ही चार्म आर्ट को मास्टर कर लिया था। अब इस दौरान वो यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल क्रिएचर के बारे में बताती है और उसे पता चलता है कि हेवन ने अपनी तरफ से 2 बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट को भेजा है, जिनमें से एक खुद क्वीन है और दूसरा क्रिएचर सामने मौजूद उस बड़े से गेट के उस पार है। पर फिलहाल के लिए अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें मेरे साथ एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, जिसके बदले में मैं तुम्हें काफी ज्यादा ताकत प्रोवाइड करूंगी और तुम मुझे कल्टीवेट करके स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करोगे। हम दोनों का इसमें फायदा है ना। अब जिसके साथ ही वो उस फॉर्मेशन को बना देती है और चूफेंग भी उसके साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को बना लेता है। अब तभी हम सुजाकू सिटी के सू फैमिली के घर के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस सुमी का हाथ मांगने शैंगवन का जो यंग प्रिंस है वो आ जाता है, और इसकी बात सुनकर मिस सुमी का फादर कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है। अब यहाँ पे ये जो यंग प्रिंस था ये पूरी जोर लगा देता है यहाँ पे साम दाम दंड भेद का यूज करते हुए वो लिटरली मिस सुमी के फादर को ऑलमोस्ट कन्विंस कर ही लेता है। लेकिन तभी यहाँ मिस सुमी जो थी उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, और तभी यहाँ पे उसके फादर से जो ये बंदा था यानी कि यंग प्रिंस वो कहने लगता है कि जरा सोच के देखो, अगर सू फैमिली और शेंगेंग फैमिली ये दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो फिर हमारे बीच दुश्मनी रहेगी नहीं, और न ही कभी आपको डर के रहना होगा। आपकी बेटी तो राज करेगी राज। पर तब तक यहाँ पे चूफेंग आते साथ ही जितना भी ट्रेजर बॉक्स ये अपने साथ लाया था उन सभी को लात मार के गिरा देता है और अपनी न्यूली मास्टर की गई चार्म आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए उसे हरा देता है। अब मिस सुमी तो खुशी के मारे उसे हक कर लेती है, और तभी मिस सुमी के फादर को भी चूफेंग के ऊपर इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो यहाँ पर उससे बातचीत करके उसे यहाँ पर एक मिशन में ले जाना चाहता था, जो कि उनके एक एंसेस्टर से रिलेटेड है, जिनका एक एंशिएंट टॉम मौजूद है जिसके अंदर काफी सारे प्रीशियस और रेयर ट्रेजर मौजूद है। पर फिलहाल के लिए वो टॉम कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि जो ट्रेजर्स मिलेंगे उसमें से थोड़ा हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा, जिसके चलते तुम भी बहुत ज्यादा अमीर बन जाओगे और फिर मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे दूंगा। अब हम देखते हैं कि पास से सुमी और इसकी जो सिस्टर है वो दोनों यहाँ पर इन दोनों की बातें सुन रही थी कि तभी यहाँ पर चूफेंग वो ये सारी बात सुन के हैरान था। क्वीन तो उसे अंदर ही अंदर बता रही थी कि तुम्हारे लिए ये डील अच्छी है और वैसे भी तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो तो तुम्हें मान जाना चाहिए, लेकिन चूफेंग सुमी के फादर को इनकार कर देता है ये कहते हुए कि मैं मिस सुमी के लायक नहीं और ना ही वो ऐसी लड़की है कि वो डिजर्व करे कि उसका फादर उसे ऐसे दांव पे लगाए। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। अब मिस सुमी जब ये सारी बातें सुनती है तो वो इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद चूफेंग के दिल में उसके लिए कोई भी जज्बात नहीं। अब फिलहाल के लिए यहाँ से चूफेंग वापस से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वही शेंगाओ फैमिली का जो यंग प्रिंस था वो अपने अंकल के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके अंदर मौजूद वो जो इनर स्पिरिचुअल बीस्ट थी वो यहाँ पे लगातार उसे आगाह करती है, लेकिन एट द एंड हम देखते हैं कि ये लोग इसे मार कर खाई के नीचे फेंक देते हैं, जहाँ पे जैसे ही चूफेंग को होश आता है तो वो खुद को केव के अंदर पाता है, जहाँ पर काफी सारे बीस्ट की डेड बॉडीज पड़ी थी और इन्हीं के बीच बैठकर वो इनके एसेंस को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, ताकि उसके अंदर वो जो स्पिरिचुअल बीस्ट है यानी कि क्वीन उसे इसके जरिए से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने का मौका मिले। पर तभी यहाँ पर उसे शोर शराबे की आवाज आती है और जब वो पास जाके देखता है तो यहाँ पर एक व्हाइट टाइगर स्किल जो था वो एक लेडी से फाइट कर रहा था, जो कि व्हाइट टाइगर स्किल को काफी अच्छी से टक्कर दे तो रही थी, लेकिन एट द एंड वो उसके आगे हार जाती है और तभी चूफेंग आकर उसकी जान बचा लेता है। अब चूफेंग की ये जो चार्म आर्ट बैरियर था
इसे देखकर ये व्हाइट टाइगर स्किल भी काफी ज्यादा शौक था, तो वो इन दोनों को अलाउ करता है कि ये दोनों फाइट करें, जो जीतेगा वो मेरा मास्टर बन जाएगा, यानी कि ये व्हाइट टाइगर स्किल उसकी हो जाएगी। लेकिन वो लेडी तो यहाँ पे चूफेंग से फाइट करने से मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है, जिसके चलते ये व्हाइट टाइगर स्किल चूफेंग की हो जाती है, जिसके चलते चूफेंग काफी सारे मूव्स को भी सीखता है और सच में ये काफी खतरनाक वाली मार्शल आर्ट्स थी। अभी यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो जो गोंग युआन है उससे अपने सारे हिसाब बराबर करेगा। यहाँ पे वो निकल पड़ता है जहाँ पे गोंग युआन उसे वक्त से पहले आता हुआ देखकर सरप्राइज था और उसे लग रहा था कि वो बहुत इजीली इसे हरा देगा, लेकिन यहाँ पर चूफेंग तो उसे आते साथ ही 2 थप्पड़ लगाता है और जिसके बाद इनके बीच बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पर चूफेंग अपनी उसी चार्म आर्ट का यूज करते हुए सबसे पहले उसके स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करता है और फिर लगातार उस पर अटैक करके फाइनली वो उसके मेरिडियंस को जैसे ही डिस्ट्रॉय करने वाला था, यहाँ जुआनवो रियलम का जो 9th स्टेज का एक पावरफुल एंडर है वो आते साथ ही उस पर हमला कर देता है, जिसके चलते चूफेंग को यहाँ पर उसी स्पिरिचुअल स्पिरिट यानी कि क्वीन के साथ अपनी बॉडी को स्विच करना पड़ता है। और यहाँ पे ये जो एल्डर था इसका अटैक यहाँ पे क्वीन को भी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, जिसके चलते चूफेंग के सामने ही क्वीन डीप स्लीप में चली जाती है और वो वापस से उसी अंडे के अंदर कैद हो जाती है। इस दौरान चूफेंग की बॉडी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस थी और ये एल्डर जैसे उसे खत्म करने जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे एल्डर सॉन्ग आकर उसे रोकने लगते हैं, लेकिन क्योंकि उनका रियलम इस बंदे से कम था तो इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन तभी असासिन मास्टर यानी कि मास्टर लू युन यहाँ पे आ जाते हैं और बता देते हैं कि अगर तुमने इस लड़के को कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा डिसाइपल है। जिसके बाद मास्टर लू युन उसे सीधा अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर वो उसे हील कर रहे थे और इस दौरान यहाँ पे लू युन से स्पिरिचुअल स्पिरिट को डीप स्लीप से कैसे जगाया जाए इस बारे में भी चूफेंग को काफी कुछ पता चलता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो ऑलमोस्ट 8 से 10 साल तक सिवाय इंतजार के कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम उस मास्टरमैन जैसे कि मास्टर मूलन कहा जाता है वो यहाँ पर गोंग युआन को ट्रेन करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे भी चूफेंग से बदला लेना था। अब यहाँ पे चूफेंग के जो मास्टर थे वो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए घोस्ट सेक्ट में ले जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रायल चल रहा था जिसके विनर को एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल फ्रूट मिलेगा, जो कि यहाँ पर चूफेंग के लिए फायदेमंद होता। अब ये लोग निकल ही रहे थे कि तभी यहाँ पर मिस सुमी से चूफेंग को पता चलता है कि यहाँ पर जो शेंगोंग फैमिली वाले हैं वो लोग वापस से उसकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं मिस सुमी को शादी के लिए। अब यहाँ पे वो उसे दिलासा देता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, 1 महीने के बाद मैं वापस लौटूंगा और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और तब तक तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना होगा। मिस सुमी भी भारी मन के साथ उसे अलविदा कर देती है। अब चूफेंग अपने मास्टर के साथ फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि वो घोस्ट टावर मौजूद था, लेकिन यहाँ पर आकर चूफेंग को ये भी पता चलता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि असल में लो क्वालिटी के स्पिरिट्स हैं और इनकी पहचान इनके कपड़ों के कलर से पता लगाया जा सकता है। व्हाइट कलर का जिसने रॉब पहना होगा यानी कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और सबसे जो पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है वो है पर्पल कलर के। जिसके बाद फाइनली ये लोग उस टावर को देखते हैं जो कि एक बॉल के शेप का था और यहाँ पे मास्टर उसे बताने लगते हैं कि जरा केयरफुल रहना, क्योंकि इसके अंदर 4 लेयर हैं और चारों लेयर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब घोस्ट टावर के होने वाले इस ट्रायल के लिए मास्टर चूफेंग का नाम लिखवाने जाते तो है, लेकिन यहाँ पे जो बंदा था वो यहाँ पे इनका मजाक उड़ा देता है कि तभी यहाँ पर काई क्लैन के बंदे से चूफेंग भिड़ जाता है और उसकी ताकत को देखकर स्पिरिट गिल्ड उसे अपने साथ हायर कर लेता है और कहने लगता है कि अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो इसमें दोनों का फायदा है। अब चूफेंग भी इनके साथ चला जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम है गू है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग फर्स्ट लेयर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ पानी मौजूद था और अब यहाँ पर फर्स्ट लेयर के ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करते हुए वो सेकंड लेयर पे पहुंच जाता है जहाँ पर चारों तरफ एस्टेरॉइड्स उड़ रहे थे और जिसको भी ये हिट होते हैं वो सीधा उसे जमीन पे ले आते हैं। इस दौरान यहाँ पे काई क्लैन के उसे काफी सारे बंदे मिलते हैं और भाई साहब यहाँ पे हम चूफेंग को देखते हैं जहाँ पर वो इन लोगों को लिटा लिटा के मारता है। अब इन्हें निपटाने के बाद जैसे वो 3rd फ्लोर में जाता है तो यहाँ ऐसे दिखता है कि जो गूहे है उसे एक बंदा बहुत बुरी तरीके से बुली कर रहा था और ये बंदा असल में काई क्लैन से बिलोंग करता है और ये उनका सो कॉल्ड यंग प्रिंस है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि चूफेंग तो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए इससे भिड़ जाता है और लिटरली वो यहाँ पे अपने व्हाइट टाइगर स्किल का भी यूज करता है, जिसके चलते वो इसकी सारी हेकड़ी निकाल देता है और इसे दूर पटक देता है, जिसके चलते ये पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अभी यहाँ ब्रदर गूहे डिसाइड करते हैं कि वो भी अपने नाम को विथड्रॉ कर लेंगे क्योंकि वो इससे आगे नहीं बढ़ सकते, जिसके चलते यहाँ पे चूफेंग को अकेले ही अब वो 4th लेवल की तरफ जाना पड़ता है। अब यहाँ पर जब सारे के सारे जो डिसाइपल्स होते हैं वो आ जाते हैं तो सबको यही लगता है कि यहाँ पर काई क्लैन का यंग प्रिंस और जो गूहे है जब ये लोग ही 4th लेवल तक नहीं जा पाए तो बाकी के कॉम्पिटिटर का क्या ही हाल हुआ होगा, जिसका मतलब ये है कि सब के सब बाहर आ चुके हैं और अब ये लोग इस टावर को ही पूरी तरीके से ऑफ करने वाले थे। लेकिन तभी चूफेंग के बारे में ब्रदर गूहे बता देता है और जब सब लोग ये सुनते हैं कि चूफेंग यानी कि वो इंसान जिसके बारे में सभी लोग मजाक उड़ा रहे थे वो अभी भी इस टावर के अंदर जिंदा है और सर्वाइव कर रहा है तो सबके होश उड़ चुके थे। इस दौरान हम चूफेंग को देखते हैं जहाँ पर वो यहाँ आते साथ ब्रदर गूहे की कई बात याद कर रहा था कि आज से ठीक 100 साल पहले 4th लेवल पर जो बंदा पहुंचा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक बीस्ट था। वो यहाँ से जिंदा बाहर निकला या नहीं इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। तो यहाँ पर चूफेंग आते
साथ ही जब किसी को नहीं पाता तो उसे लगता है कि शायद वो निकल चुका होगा और तभी उसे सामने वही स्पेशल फ्रूट नजर आता है जिसके लिए कि वो यहाँ पे आया था और जैसे तैसे करके वो उसे हासिल करके उसे इमीडिएटली खा लेता है। और तभी सफेद कलर का एक अजीब सा जो बंदर है वो आते साथ ही इससे लिपट जाता है और यहाँ पे वो उसे पप्पी छप्पी देते हुए कहने लगता है कि यार फाइनली तुम आ गए, तुम्हारी वजह से मैं इतने साल बाद यहाँ से आजाद हो पाया। 100 साल से यहाँ पे जिंदगी बिल्कुल अकेले की हो चुकी थी, कोई मजा नहीं था। अब बेसिकली इस मंकी को लग रहा था कि चू फेंग ही उसे यहाँ से निकालेगा। वैसे भी 100 साल बाद ही उसने किसी कल्टीवेटर को यहाँ पे देखा है। यहाँ पे वो काफी सारे उसे लालच देता है, ये तक कहता है कि मैं 2 साल के अंदर तुम्हें ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि तुम एक ब्लू रॉब स्प्रिट मास्टर बन जाओगे और चारों तरफ तुम्हारा ही दबदबा होगा। तब यहाँ पर चू फेंग को कुछ फील होता है और जैसे ही वो अपने कॉन्शियसनेस के अंदर जाता है तो वो देख के हैरान था कि यहाँ पर क्वीन वापस आ चुकी है और अब वो पहले से काफी ज्यादा जवान हो चुकी थी। और बेसिकली ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो चू फेंग ने स्पिरिचुअल फ्रूट खाया था तो उसके चलते उसके बॉडी में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई थी और उसी को ऑब्जर्व करके ही फाइनली क्वीन इतना टाइम बाद जाग चुकी थी। इसी के साथ यहाँ पर फाइनली वो इस डिमोनिक बीस्ट की बात मान लेता है और चू फेंग फिर बाहर आ जाता है। यहाँ पे चू फेंग आते साथ ही स्पिरिट गिल्ड के एल्डर के ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो ऑफिशियली इनका एक मेंबर बन चुका था। साथ ही उसे ग्रे रॉब स्पिरिटिस्ट भी बना दिया जाता है। अब यहाँ पे मास्टर ली यून अपने डिसाइपल की इतनी सारी तरक्की देखकर काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे वक्त पूरा हो रहा था और 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे चू फेंग को मिसूमी की मदद करने के लिए उसके पास जाना था तो वो स्पिरिट गिल्ड के हवाले अपने मास्टर को छोड़कर यहाँ से निकल पड़ता है और सीधा जाता है व्हाइट सेक्ट के पास जहाँ पर वो उन्हें कुछ कॉइन्स देते हुए उनके जरिए से एक काम करवाने वाला था। यहाँ पे चू फेंग ने अपने आइडेंटिटी को भी बिल्कुल भी रिवील नहीं किया था। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर सू फैमिली का हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो दिन आ चुका था जब शैंगवेन फैमिली का जो यंग प्रिंस है उससे मिस सूमी की शादी होने वाली थी और मिस सूमी को चू फेंग के ऊपर काफी ज्यादा यकीन था, इसीलिए वो यहाँ से भागती नहीं। वो कहती है कि मैं उसका आखिरी दम तक इंतजार करूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंगोंग फैमिली जो कि अपने बैंड बाजा बारात के साथ जैसे ही सू फैमिली के पास पहुंचती है तो यहाँ पर व्हाइट सेक्ट का जो एल्डर है वो भी यहाँ पे बैंड बाजा बारात के साथ आ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार आखिर हम कर क्या रहे। तो वो चू फेंग से पूछने लगता है कि सीनियर आपकी मेहरबानी होगी अगर आपने मुझे बता दिया कि आखिर आप मुझसे करवा क्या रहे हो। चू फेंग जो कि उसके अंदर बैठा हुआ था वो कहने लगता है कि बस तुम देखते जाओ। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर सू फैमिली के 2 लोग अपनी बारात लेके आए थे, जिनमें से एक था उनका यंग प्रिंस और दूसरा था उसका अंकल जो कि मिस सू की बड़ी बहन का हाथ मांगने आया था। देख रहे हो दादा बनने की उम्र में ठरक इनसे संभाल ही नहीं जा रही। यहाँ पे मिस सू में और मिस सू रैन का जो फादर होता है वो अपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ये जो अंकल था ये इसकी मार लगा के रख देता है, जिसे देखते साथ ही दोनों बहनें इनकी शर्तें मानने के लिए राजी हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चू फेंग भी यहाँ पर दाओ सेक्ट के उस एल्डर के साथ अपनी बारात को लेके आ जाता है और जैसा चू फेंग ने कहा था बिल्कुल वैसा ये एल्डर कहता है कि हमारे जो ग्रे रॉब स्पिरिट मास्टर हैं उनके कहने पर ही आज हम यहाँ सू फैमिली की दोनों बेटी को उनकी दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाने आए हैं। अब यहाँ पे शेंगोंग फैमिली ये सुनते साथ ही हमला कर देती है, लेकिन चू फेंग तो यहाँ पे बहुत ही कूल वे में एंट्री मारते हुए सबको निपटा के रख देता है। यहाँ पे अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज करते हुए पहले यहाँ पे यंग प्रिंस और फिर उसके अंकल वो इन दोनों को मिटा देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस सूमी तो चू फेंग को देख कर ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर सीन थोड़ी देर बाद का हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मिस सूमी का फादर चू फेंग को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है और फिर कहने लगता है कि अब जबकि तुमने सबके सामने अनाउंस कर ही दिया है तो मैं भी खुशी खुशी अपनी दोनों बेटियों की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो यहाँ पे चू फेंग को शॉक लगता है, वो मना करने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग तो जिद पे अड़े हुए थे। अब मिस सूमी कहने लगती है कि यार मेरी सिस्टर मेरे साथ रहेगी, ये तो और अच्छी बात है। अब तभी यहाँ पर एक सोल्जर से चू फेंग को पता चलता है कि उसकी चू फैमिली के ऊपर भी किसी ने सीक्रेटली हमला कर दिया है। यहाँ पर चू फेंग जैसे ही अपने विलेज पहुँचता है तो उसके आंखों के सामने उसके फादर की लाश मौजूद थी और यहाँ पे उसे वही लेटर में कही बात याद आ रही थी जहाँ पर उसका फादर इमोशनल होते हुए कहता है कि मेरे बच्चे चू फेंग, भले ही मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ लेकिन मैंने दिलो दिमाग से हमेशा तुम्हें अपना इकलौता बेटा माना है और चाहे तुम्हें यकीन हो ना हो लेकिन मैं वाकई में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब लेटर में कहे गए अपने फादर के अल्फाज को याद करके चू फेंग इस ट्रॉमा को बिल्कुल भी झेल नहीं पाता और तभी कहानी 3 दिन बाद की हमें दिखाई जाती है जहाँ पे जैसे ही चू फेंग को होश आता है तो वो अपने फादर का बदला लेने के लिए छटपटा रहा था। उसे पता चलता है कि वू हाउस सिटी के लोगों ने ये सब कुछ बस चंद पैसों के लिए किया था। अभी यहाँ पे इनसे बदला लेने के लिए वो निकल पड़ता है। यहाँ पे आते साथ ही वो काफी ज्यादा स्लॉटर मचाना शुरू कर देता है और पलक झपकते ही यहाँ पे उस लीडर के सामने उसके पूरे के पूरे शहर को वो बर्बाद कर देता है। अब यहाँ एंड में वो लीडर को भी मार देता है और बस यहाँ पे जो गिने चुने लोग बचते हैं वो यहाँ पे सारी बात सच सच बता देते हैं कि और चू फेंग को तो ऑलरेडी आइडिया लग चुका था कि जो गोंगयुआन है वही इस सब का करता धरता है। इस दौरान गोंगयुआन को पता चलता है कि जिसे वो अपना मास्टर समझ रहा था, जिसने कि उसकी इतनी बार जान बचाई, असल में वो उसका असली फादर है। इस दौरान चू फेंग को भी गोंगयुआन का कोई भी अता पता नहीं मिलता, लेकिन वो इतना जानता
है कि आने वाला जो एकेडमिक हीरोइक कंपटीशन है उसमें ये हिस्सा लेने जरूर पहुंच जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब ये कंपटीशन होने वाला था, जहाँ पे काफी सारे डिसाइपल बीस्ट हंटिंग के लिए आए थे। लेकिन तभी यहाँ पर जब गोंग युआन आता है तो हम देखते हैं कि ऑलरेडी चू फेंग यहाँ पे पहुंच चुका था और यहाँ पे आते साथ ही वो इसके साथ भिड़ना शुरू कर देता है। जैसे वो इसे सही से मार के ठिकाने लगाने ही वाला था कि तभी यहाँ पर इसका फादर यानी कि मास्टर लिन आ जाते हैं। चू फेंग इससे फाइट करने के लिए अपने व्हाइट टाइगर स्किल को भी एक्टिवेट कर देता है। इसे देखते साथ ही मास्टर लिन कहने लगते हैं कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, तुम्हें मारकर मुझे इतनी पावरफुल स्किल मिल जाएगी जिसे कि न जाने मैं कितने बरसों से ढूंढता हुआ आ रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट चू फेंग मरने की कगार पे पहुंच जाता है तो यहाँ पर तभी उसकी जो थंडर ड्रैगन की पावर होती है वो हल्की सी एक्टिवेट हो जाती है, जिसके चलते इसे भागने तक का टाइम मिल जाता है। लेकिन कसम खाता है वो कि जब वो वापस आएगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आएगा। फिलहाल के लिए चू फेंग आगे बढ़ जाता है और वो फाइनली उसी मॉन्स्टर वाले किले के पास पहुंच जाता है जहाँ पर काफी सारे रेयर ट्रेजर्स मौजूद हैं। अब इन्हें लेते साथ ही वो कल्टीवेट करने बैठ जाता है जहाँ पर इसकी ब्रेक थ्रू भी हो जाते हैं। लेकिन तब यहाँ पर ग्रीन कलर का एक बहुत ही पावरफुल ऑरा इन्हें कवर करने लगता है, जिसके चलते चू फेंग को दिक्कत आने लगती है। तो अपनी जान बचाने के लिए ये लोग उसी पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक छोटे से घर के अंदर दो पावरफुल कल्टीवेटर्स रहा करते हैं और ये असल में ब्लू रॉब स्पिरिट मास्टर हैं। और यहाँ पे ये जो रेड हेयर वाले एल्डर थे इन्हें तो चू फेंग काफी ज्यादा इम्प्रेस कर देता है, जिसके चलते वो अपने टोकन के जरिए से उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपना टोकन चू फेंग को देने की वजह से उसकी हालत बिगड़ जाती है, क्योंकि ये जो डेडली ऑरा थी ये कहीं ना कहीं अब इन्हें इफेक्ट करने लगती है। पर तब तक यहाँ क्वीन ने इसकी एक डिट्टो कॉपी बना ली थी और फिर चू फेंग उन्हें शुक्रिया कहते हुए यहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि डिमोनिक बीस्ट के आसपास बैठकर हमारी क्वीन कल्टीवेट कर रही थी, वही दूसरी तरफ जो चू फेंग था वो फाइनली इतने दिनों तक कल्टीवेट करने के बाद जुआनवू रियलम के लिफ्ट स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। इसी के साथ 1 साल का वक्त पूरा हो जाता है और गोंग युआन बैटल अरीना में पहुंच जाता है जहाँ पर वो हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि चू फेंग का इंतजार कर रहा था। और बेसिकली वो अपने फादर की दी गई एक टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसके चलते इसकी कल्टीवेशन भी बढ़ गई थी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं इस एपिक बैटल को देखने के लिए जो ग्रेड ऑफ स्पिरिटिस्ट मास्टर्स थे वो सब भी यहाँ पे आ चुके थे। आफ्टर ऑल जो स्पिरिचुअल गिल्ड था चू फेंग उसी का मेंबर है और जितने भी ग्रेड ऑफ स्पिरिटिस्ट है वो सब के सब चू फेंग से ही रिलेट करते हैं। इस दौरान चू फेंग भी यहाँ पे आ जाता है और वो आते साथ ही कहने लगता है कि 1 साल पहले जो चुनौती तुमने मुझे दी थी आज मैं उसका सामना करके तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाला हूँ। और तभी वो उसकी तरफ एक डैगर को थ्रो करते हुए कहने लगता है कि अगर तुम मुझे ना मार पाओ तो अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म बची होगी तो खुद ही इस डैगर से अपनी जान ले लोगे। इसी के साथ इनके बीच बैटल शुरू हो जाती है और जो गोंग युआन है उसका एक अटैक पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था और ये बात चू फेंग भी काफी अच्छे से समझ चुका था। अब यहाँ पे गोंग युआन एक ऐसा अटैक करता है जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि चू फेंग मारा जा चुका है और यहाँ पर जो गोंग युआन है वो तो अपनी विक्ट्री साइन भी दिखाने लगा था, लेकिन इसकी खुशी पर पानी फेरने के लिए चू फेंग इसके सामने आ जाता है और फिर वापस से इनके बीच बैटल शुरू हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा अपनी फॉरबिडन टेक्निक का यूज करता है जो कि एक डेमोनिक पिल थी, जिसके चलते इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन चू फेंग भी अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए इसे निपटा के रख देता है और फिर इसकी गर्दन को पकड़ते हुए इसे घसीटते हुए यहाँ से बाहर ले जाता है और फिर वो उसके सिर को पटक पटक के उसे मारना शुरू कर देता है। इस दौरान वो सभी को बता देता है कि इसकी वजह से ही मेरे फादर की जान गई है, इसने ही पूरे चू फैमिली को अनाइलेट करने का ऑर्डर दिया था। यहाँ पे अपने बेटे को बचाने के लिए मास्टर लिन अपनी पूरी फौज को लेकर यहाँ पे आ जाते हैं और तभी चू फेंग को अपने फैमिली मेंबर्स की फिक्र हो रही थी जो भी अब बचे कुचे हैं। लेकिन जब वो लोग कहते हैं कि हमें बदला चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता हम जिए या मरे, और ये सारी बातें सुनते साथ ही यहाँ पे चू फेंग उठाता है उस डैगर को और यहाँ पर इसके दोनों फादर के सामने ही इसकी गर्दन को उड़ा के रख देता है। मास्टर लिन जो कि अपने बेटे से इतना ज्यादा प्यार करता था, इसका तो आपा खो चुका था। वो इमीडिएटली डिमोनिक एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वो एक जायंट से डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जो कि यहाँ पर हर एक बंदे को अनाइलेट करना शुरू कर देता है। ये देखते साथ ही चू फेंग कहने लगता है कि हमारे बेटे की जान मैंने ली है तो आखिर तुम दूसरों से बदला क्यों ले रहे हो, दम है तो मुझे मारो। अब यहाँ पे वो उसके सामने आकर चू फेंग को मजबूर कर देता है कि वो इस डैगर से अपनी ही जान ले। अब यहाँ पे चू फेंग अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान लेने वाला था, लेकिन जैसे ही वो अपनी गर्दन को काटने जाता है कि तभी क्वीन उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। लेकिन अगले ही पल जैसे ही वो हल्का सा कट लगाता है, अचानक से उसका डैगर पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर यांग यहाँ पे आ जाते हैं और वो एक सिंगल स्ट्राइक से ही यहाँ पर मास्टर लिन को ढेर कर देते हैं और यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मैं किलिंग पैलेस का एल्डर हूँ और मास्टर लिन असल में किलिंग पैलेस का ही एक जूनियर है और अब इसे कार्रवाई के तहत सजा जरूर मिलेगी। जिसके बाद मास्टर लिन को लेकर वो यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले चू फेंग उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर बाकी सब भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस कैरेज का सीन देखते हैं जहाँ पर अचानक से ये गाड़ी रुक जाती है और तभी हम देखते हैं कि जुआनवू सिटी का जो लॉर्ड है, यानी कि वही बंदा जो कि गोंग युआन को अपना असली बेटा समझ रहा था, लेकिन उसे आखिरकार सच्चाई
सच्चाई पता चल गई कि असल में गोंग लियान उसका बेटा नहीं था, जिसके चलते वो मास्टर लिन से बदला लेने के लिए आया था और अब वो एक सिंगल स्ट्राइक से ही मास्टर लिन को निपटा देता है। और तब तक पीछे से हम चू फेंग को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर बेसिकली जोनवू सिटी के लॉर्ड से ही बदला लेने के लिए आया था और अब वो इससे भी मार के निपटा देता है। अब यहाँ पे चू फेंग ने अपने सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया था और अब वो उसे अपने कुछ सवालों के जवाब जानने थे कि आखिर उसके पेरेंट्स कौन थे, उसका ओरिजिन क्या था और आखिर उसे ऐसे बचपन में ही क्यों छोड़ दिया गया। और बस इन्हीं सारे सवालों के जवाब की तलाश में वो एक नए सफर की शुरुआत कर देता है। सो उम्मीद इसी के साथ हमारा सीजन 1 की स्टोरी तो यहीं पे खत्म होती है, लेकिन इसका सीजन 2 अब से कुछ ही देर में रिलीज होने वाला है जिसमें कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट उससे पहले वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।